हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आओ सीखें बायोलॉजी में। दोस्तों, आज हमने 2023 का जो 7 मई को पेपर हुआ था उसमें क्लास 11th की बायोलॉजी से जूलॉजी और बॉटनी में कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस चैप्टर से पूछे गए थे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, झिल्ली के आर पार सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध आयनों की गति और एकत्र होने की क्रिया किसके द्वारा व्याख्या की जा सकती है। इसका आंसर है सक्रिय परिवहन द्वारा। इसका आंसर हमारा अध्याय 11 में पौधों में परिवहन में दिया गया है, पेज नंबर 178 में सक्रिय परिवहन के नीचे से देख सकते हैं आप इसका आंसर मैंने हाईलाइट कर दिया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम बीजाणु टेरिडोफाइट के युग्म को पहचानिए। इसका आंसर है सिलेंजिनेरा और साल्विनिया। इसका आंसर हमारा अध्याय 3 में वनस्पति जगत अध्याय में 38 पेज नंबर पर दिया गया है। जिम्नोस्पर्म के ऊपर से ये सिलेंजिनेरा और साल्विनिया दोनों ही विषम बीजाणु के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था प्रथम की किस प्रावस्था में पुनर्योजन ग्रंथियां दिखाई देने लगती हैं। इसका आंसर है स्थूलपट में अध्याय 10 में कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन में। इसका आंसर 168 पेज नंबर पर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में दिया गया है। उसके नीचे से जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था की जो प्रथम पूर्वावस्था प्रथम में जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसमें दिया गया है, स्थूलपट में पुनर्योजन ग्रंथियां दिखाई देने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन शामिल है। इसका आंसर है पश्चावस्था सेकंड में। इसका आंसर भी हमारा अध्याय 10 में कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन में दिया गया है, पेज नंबर 170 में आप देख सकते हैं। पश्चावस्था सेकंड में जो होता है गुणसूत्र अलग होने लगते हैं और इसमें जो संतति गुणसूत्र होते हैं वो काइनेटोकोर की ओर जुड़ने लगते हैं, उनसे सूक्ष्म नलिकाएं निकलने लगती हैं। आप आंसर देख सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, फेबेसी कुल सोलेनेसी और लिलिएसी से भिन्न है। पुंकेसर के संदर्भ में फेबेसी के उन लक्षणों को चुनिए जो सोलेनेसी या लिलिएसी में नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब है जो फेबेसी कुल है वो सोलेनेसी और लिलिएसी कुल से पुंकेसर के पद में कैसे भिन्न है। तो इसका उदाहरण है हमारा द्विसंगी और द्विकोष्ठी परागकोश के संदर्भ में भिन्न है। इसका आंसर हमारा अध्याय 5 में पुष्पी पादपों की आकारिकी में पेज नंबर 81 और 80 में दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया है इसका है हमारा सोलेनेसी और लिलिएसी में दिया गया है 5 पुंकेसर होते हैं इसमें, और इसमें ये द्विसंगी होता है और परागकोश द्विकोष्ठकी होते हैं। ये हमारा लिलिएसी कुल का लक्षण है, द्विसंगी होता है और परागकोश द्विकोष्ठकी होते हैं। लेकिन औरों में ऐसा नहीं दिया गया है, जैसे ये हमारा है लिलिएसी कुल का दिया गया है, जबकि ये सोलेनेसी कुल में ऐसा नहीं दिया गया है और हमारा लिलिएसी कुल में भी नहीं दिया गया है, केवल हमारा फेबेसी कुल में दिया गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में निश्चित कथन ए और दूसरा कारण आर है। तो निश्चित कथन जो है ए है, इसमें लिखा है पश्चदारों में सक्रिय वाहिकाओं वाले थोड़े जाइलम तत्व होते हैं। और दूसरा है हमारा कारण जो है आर हमारा दिया गया है, सर्दियों में कैम्बियम कम क्रियाशील होती है। तो इनमें से विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों सत्य हैं और ए जो हमारा आर है कारण है वो ए कथन की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर हमारा अध्याय 6 में पुष्पी पादपों का शारीर में दिया गया, पेज नंबर 96 में बसंत दारू और शरद दारू के नीचे से दिया गया है। सर्दियों में कैम्बियम जो होती है कुछ कम सक्रिय होती है, वहाँ भी ऑप्शन ऐसा ही था, और सक्रिय वाहिकाएं बनाती हैं। इस काष्ठ को शरद दारू या पश्च दारू कहते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है,
स्तंभी बीजाणु विन्यास किसमें देखा जा सकता है? इसका उदाहरण है इसका आंसर यानी उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पे गुड़हल, पिटूनिया और नींबू में। और इसके अतिरिक्त हमारा पिटूनिया जो है हमारा एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, इसके जगह हमारा टमाटर दिया गया है। वैसे हम सारे ऑप्शनों को देखें तो इसी में ज़्यादा मैच कर रहे हैं, इसलिए आंसर यही सही होगा। इसका आंसर हमारा अध्याय 5 में पुष्पी पादपों की आकारिकी में पेज नंबर 75 में दिया गया है। इसका डायग्राम भी दिया गया है ये बो में। उसके अतिरिक्त यहाँ पे लिखा है हमारा जब बीजांडाशय अक्षीय होता है और बीजांड बहुकोष्ठिक अंडाशय पर लगे होते हैं तब ऐसे बीजांडाश को स्तंभी कहते हैं। इसका उदाहरण गुड़हल, टमाटर और नींबू दिया गया है। जैसे उसमें हमारा पिटूनिया लिखा था, वो यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। वैसे आप इन दो ऑप्शनों को देख के अंदाज़ा लगा सकते थे कि यह इसका ही उदाहरण है, और ऑप्शनों में यह नहीं था। और हमारा अगला क्वेश्चन है आप यूकैरियोटिक में डीएनए का प्रतिकृति कब होती है? ये हमारी एस प्रावस्था में होती है। इसका आंसर अध्याय 10 में कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन में दिया गया है। वैसे कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन में से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे डायग्राम में भी एस अवस्था दिया गया है और उसके नीचे से इसकी पूरी व्याख्या की गई है। एस अवस्था में ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है केल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए कितने एटीपी और NADPH2 की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है 18 एटीपी और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। इसका आंसर हमारा अध्याय 13 में उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण में पेज नंबर 2180 में दिया गया है 218 में दिया गया है। इसका आंसर हमारा पद C4 पद के ऊपर से दिया गया है। 18 ATP की ज़रूरत होती है लिखा है और 12 NADPH की ज़रूरत होती है, आप देख सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है हमारा वह कौन सा सूक्ष्म पोषक है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अणु के विखंडन के लिए आवश्यक होता है? इसका आंसर है मैग्नीशियम। ये पिछले सालों में आ भी गया है। इसका आंसर हमारा अध्याय 12 में खनिज पोषक में दिया गया है, पेज नंबर 198 पेज नंबर पर दिया गया है। यहाँ पे मैग्नीज के नीचे से मैग्नीज का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणुओं को विखंडित कर ऑक्सीजन को उत्सर्जित करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक निश्चयात्मक कथन है और दूसरा कारण है। पहला जो हमारा ए दिया है उसमें लिखा है ग्लाइकोलिसिस में एटीपी का उपयोग 2 चरण में होता है और इसका कारण है पहले एटीपी का उपयोग ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन के लिए होता है और दूसरी एटीपी का उपयोग फास्फोरस 6 फॉस्फेट को फॉस्फेट 1,6 डाइफॉस्फेट में परिवर्तन के लिए होता है। तो इसमें हमारे सही कथन बताना है। इसका आंसर है चौथा हमारा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो होता है ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर हमारा अध्याय 14 में पादप में श्वसन में दिया गया है, पेज नंबर 229 में दिया गया है। ग्लाइकोलिसिस चक्र में ये जो हमारा ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल जब बनता है उसका पहला चक्र होता है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब बदलता है तो उसमें 1 एटीपी की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जब फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में बदलता है तब भी हमें 1 एटीपी की आवश्यकता होती है। इसे हमें यहाँ पे एनसीईआरटी में नीचे से लिखा भी है। उसमें एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। पहले चरण में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन होता है और दूसरे चरण में वह दूसरे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में परिवर्तन होता है। देखो यहाँ पे 2 जगह चरणों में होती है। ये एनसीईआरटी की लाइन ही एनटीए ने पूछ दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है सेल्यूलोज आयोडीन के साथ मिलकर नीला रंग नहीं देता है, क्यों? इसका आंसर है जिसमें जटिल कुंडलित नहीं होती हैं या आयोडीन अणुओं को
पकड़कर नहीं रख सकता है। ये जो हमारा सेलुलोज होता है यह एक सीधी श्रृंखला होती है, ग्लूकोज की एक सीधी श्रृंखला होती है और इसमें कोई शाखाएं नहीं होती हैं। अगर शाखाएं होती तो यह आयोडीन के कणों को पकड़ लेता, लेकिन इसमें कोई शाखा नहीं होती है तो ये आयोडीन के कणों को पकड़ नहीं सकता और रंग भी नहीं देता है और इससे बह जाता है। इसका आंसर हमारा अध्याय 9 में जैव अणु में दिया गया है। जैव अणु में ये यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। हमारा ये हमारा ग्लूकोज के अंश का चित्रण बताया गया है और यहाँ पे लिखा भी है। यहाँ पे दिया भी गया पॉलीसेकेराइड के नीचे से सेल्यूलोज एक बहुलक पॉलीसेकेराइड होता है जो एक प्रकार का मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज का बना होता है। ये ग्लूकोज की एक लंबी श्रृंखला होती है, यह समबहुलक होता है। तो समबहुलक होता है तो ये कैसे पकड़ेगा अणु को, इसलिए यह आयोडीन परीक्षण नहीं देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है गहरे जल वाले चावल में कौन सा हार्मोन परिवृंत के लंबाई को बढ़ाता है। इसका आंसर है एथीन। इसका आंसर हमारा अध्याय 15 में पादप वृद्धि एवं परिवर्धन में दिया गया है, पेज नंबर 250 में। यहाँ पे एथीन के बहुत सारे कार्य दिए गए हैं। एथिलीन जो होता है हमारा यह एक गैसीय हार्मोन होता है। यहाँ पे इसका कार्य भी दिया गया है। एथिलीन गहरे पानी में धान के पौधे में पर्णवृंत की तीव्र दीर्घीकरण के लिए प्रोत्साहन करता है। यह पत्तियों तथा परों के ऊपरी भाग को पानी के ऊपर रखने में मदद करता है। हमारा इससे अगला वाला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन हमारा लिखा है वाष्पोत्सर्जन से उत्पन्न बल एक जाइलन आमाप के स्तंभ के जल को 130 मीटर ऊंचाई तक उठा सकता है। जो हमारा वाष्पोत्सर्जन द्वारा 130 मीटर जो हो ऊंचा पानी को उठा सकता है। पहला कथन यह दिया गया है। दूसरा दिया गया है वाष्पोत्सर्जी शीतलन के द्वारा वाष्पोत्सर्जन पत्ती की सतह को कभी कभी 10 से 15 डिग्री ठंडा करता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है जो गर्मी के कारण पानी जो होता है वो जब पत्तियां खींचती हैं तो वह वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ जाता है। वो जो होता है हमारे पत्तियों को जो होता है 15 से 10 डिग्री तक ठंडा कर सकता है। ये दोनों कथन सही हैं। यहाँ पे लिखा गया चौथे ऑप्शन में कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। इसका आंसर एनसीईआरटी में अध्याय 11 में पौधों में परिवहन में दिया गया है, पेज नंबर 188 में दिया गया है। ये पहला हमारा ऑप्शन है। यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन द्वारा पैदा किया गया बल पानी को जाइलम के आकार के स्तंभ में 130 मीटर की ऊंचाई तक खींचने के लिए पर्याप्त होता है। और दूसरा हमारा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और दूसरा हमारे यहाँ पे दिया गया है पत्तियों की सतह को वाष्पीकरण द्वारा 15 से 10 डिग्री तक ठंडा रखता है। आप देख सकते हैं इसे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएस सेकंड में अभिक्रिया केंद्र का अवशोषण शीर्ष कितने पर होता है। हमारे ये जो पीएस सेकंड होता है, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड हमारे एनसीईआरटी में दिया है। उसमें से पीएस जो सेकंड होता है उसमें जो उसका अभिक्रिया केंद्र होता है वो 680 नैनोमीटर पर क्रियाशील होता है। इसका आंसर हमारा अध्याय 13 में दिया गया है। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण में 212 पेज नंबर पर आप देख सकते हैं। ये देखो पीएस सेकंड में अवशोषण शीर्ष 680 nm यानी नैनोमीटर पर होता है, अतः इसे P60 680 कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक निश्चयात्मक कथन है और दूसरा आर यानी कारक है उसका। पहला दिखा है मॉस में युग्मकोद्भिद जीवन चक्र की प्रथम अवस्था
प्रोटोनीमा है और कारण दिया गया है क्यों है करके। बीजाणु कैप्सूल में उत्पन्न होते हैं और प्रोटोनीमा बीजाणुओं के शीर्ष ही विकसित होते हैं। ये दोनों कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कथन जो होता है वो कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका आंसर हमारा एनसीईआरटी में अध्याय 3 में वनस्पति जगत में दिया गया है। 36 पेज नंबर पर मॉस जो हमारा हेडिंग है उसके नीचे आप देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन जो होता है, मध्यादिदारु और बाह्य आदिदारु शब्द का उपयोग पादपों में द्वितीयक जाइलम की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। और दूसरा कथन है हमारा, बाह्य आदिदारु दशा सामान्य मूलतंत्र का लक्षण है। ये दोनों हमें सही कथन बताना है, इसलिए हमारा पहला कथन जो होता है, पहला कथन हमारा गलत दिया गया है और दूसरा कथन सत्य है। इसका आंसर हमारा अध्याय 6 में पुष्पी पादपों का शरीर में दिया गया है। आप देख सकते हैं 87 पेज नंबर पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही कथनों को पहचानिए। हमारे बहुत सारे कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है इसे हमें पहचानना है। पहला है ए कथन जो दिया गया है, वातरंध्र लेंस के आकार के छिद्र होते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। और दूसरा है हमारा, मौसम में प्रारंभ में बनी छाल को कठोर छाल कहा जाता है। ये गलत है, कठोर छाल नहीं कोमल छाल कहा जाता है। और सी हमारा है, छाल एक तकनीकी शब्द है जो संवहनी कैम्बियम के बाहर के सभी ऊतकों के संदर्भ में प्रयोग होती है। और अगर डी हमारा दिया गया है, छाल परिचर्म और द्वितीयक फ्लोएम के संदर्भ में प्रयुक्त होती है। और हमारा ई दिया है, कागजन मोटाई में एक परत की होती है। इसका हमारा आंसर है पहला और डी, पहला और ए और डी सही है। ए दिया गया है, वातरंध्र लेंस के आकार के छिद्र होते हैं जो गैस का आदान प्रदान करते हैं, सही है ये। और हमारा डी जो है, ये छाल परिचर्म और द्वितीयक फ्लोएम के संदर्भ में प्रयुक्त होती है, ये भी सही है। इसका आंसर हमारा एनसीईआरटी में अध्याय 6 में पुष्पी पादपों का शरीर में दिया गया है। 97 पेज नंबर पर हमारे छाल के बारे में दिया गया है, आप देख सकते हैं। और उससे 97 में ही हमारे वातरंध्र भी दिए हैं। इसका डायग्राम यहाँ पे दिया भी गया है, ये आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में। ये है इसका डायग्राम, जो वातरंध्र होते हैं। और यहाँ पे दिया भी गया है, छाल एक गैर तकनीकी शब्द है और यह इसे कैम्बियम के बाहर की तरफ होता है, फ्लोएम में भी शामिल होता है। और जो ये मौसम की शुरुआत में छाल बनती है उसे कोमल छाल कहते हैं, ना कि कठोर छाल कहते हैं, इसलिए दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो गया था। और यहाँ पर वातरंध्र दिया गया है, ये पैरेन्काइमी कोशिकाएं बाह्य त्वचा पर फट जाती हैं और लेंस के आकार के छिद्र बनाती हैं, जिसे वातरंध्र कहते हैं। हमारा ऑप्शन भी यही था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। हमारा सब पहला वाला है हमारा ससंजन, आसंजन, पृष्ठ तनाव और बिंदुस्राव। ये सारे हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसका आंसर ये है। और इसका आंसर हमारा अध्याय 11 में पौधों में परिवहन में दिया गया है। 188 में आप देख सकते हैं यहाँ पर ससंजन, ये क्या होता है, जल के अणु के बीच आपसी आकर्षण करता है। ससंजन तो आकर्षण करता है, आपसी आकर्षण। आसंजन क्या करता है, जल अणुओं का ध्रुवीय सतह की ओर आकर्षण करता है। और हमारा पृष्ठ तनाव क्या होता है, यह गैसीय अवस्था की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक आकर्षित होता है। गैसीय अवस्था की अपेक्षा जो होता है एक दूसरे से अधिक आकर्षित होता है। और हमारा आप इसको देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे बिंदुस्राव भी दिया गया है। ये हमारा पेज नंबर 187 में बिंदुस्राव भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें एम प्रावस्था, G2 प्रावस्था और शांत प्रावस्था और जीवन अवस्था को मेल करना है। इसमें हमारा पहले एम प्रावस्था जो होती है वह समविभाजन होता है, और G2 अवस्था जो होती है हमारी वो प्रोटीन का संश्लेषण करती है, और शांत अवस्था जो होती है हमारी वह
अक्रिय अवस्था होती है, यानी वो क्रियाशील नहीं होती है, जो जिसे G0 अवस्था भी कहते हैं। और G1 अवस्था जो होती है ये बहुत क्रियाशील होती है। इसका 3 है ऑप्शन, समसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन और DNA प्रतिकृति के आरंभ होने के बीच का अंतराल होता है। आप आंसर दे सकते हैं। सेकंड वाला आंसर इसका मैच कर रहा है। इसका आंसर NCERT में अध्याय 10 में कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन में दिया गया है। पेज नंबर 163 में और 164 में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन रासायनिक परासरण के लिए आवश्यक है? इसका आंसर है झिल्ली और प्रोटीन पंप और प्रोटीन प्रवणता और ATP सिंथेस आवश्यक होता है। इसका आंसर हमारा अध्याय 11 में पौधों में परिवहन में दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स 4 की सहायता से ATP के संश्लेषण में होता है। और विद्युत रासायनिक प्रोटीन प्रवणता होती है इसमें। और झिल्ली प्रोटीन जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है। ये सारा NCERT में दिया गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन A को कथन B से मैच कीजिए। ये भी लोहा, जिंक, बोरोन और मोलिब्डेनम का कार्य, मोलिब्डेनम दिए गए हैं। इसका कार्य से इसको मिलान करना है, यानी सुमेलित करना है। इसका आंसर है सेकंड वाला। इसका आंसर हमारा अध्याय 12 में खनिज पोषण में दिया गया है। लोहे का कार्य यह कैटेलेज एंजाइम को सक्रिय करता है। और उसके बाद हमारा जिंक का कार्य दिया है, इसकी अनिवार्यता ऑक्सीजन संश्लेषण में भी होती है। और बोरोन का कार्य है कोशिका दीर्घीकरण और कोशिका विभेदन में इसका उपयोग किया जाता है। और मोलिब्डेनम का उपयोग नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज तथा अन्य एंजाइमों के घटक होता है ये मोलिब्डेनम। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा 198 में दिया गया है ये पेज नंबर पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, यानी सुमेलित कीजिए। ये भी दिया गया है। दोस्तों, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। हमने लगभग 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। और आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।